नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का आपके इस प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। बच्चा लोगों, पिछले लेक्चर के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड जो सबसे बेसिक पिलर है जिसके ऊपर बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, दैट इज स्ट्रेस, वो हम बहुत ही अच्छे से एकदम प्रैक्टिकल मीनिंग से मैंने आपको बताया था। बेटा पहला लेक्चर था, इसीलिए इतना डेप्थ में जाके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए थे कि आप कन्वर्शन कैसे करोगे, डायमेंशंस आपको कैसे याद रखने हैं। और बच्चा लोगों, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेसेस भी बताए थे। अब बेटा जैसे स्ट्रेन एक पिलर है जिसके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बिल्डिंग खड़ी है, वैसे ही बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो दूसरा पिलर है, अब एक पिलर पे तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होंगी, हमारी जो सोम की बिल्डिंग है वो खड़ी होती है हमारे अब दूसरे पिलर पे, और वो दूसरा पिलर होता है स्ट्रेन। तो बेटा हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी वही रखेंगे। तो सिर्फ आपको ये नहीं बता रहे कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, बेटा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पढ़ो, उसके बाद बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स को याद कैसे रखना है इसका शॉर्टकट भी तौसीफ सर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बेटा अच्छे से लेक्चर को एंड तक देखिए, शांति से देखिए, और बस मेरी एक बात जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी वो याद रखिए। आपको कॉन्सेप्ट लाइफ में बस एक ही बार करने हैं, और आपको वो सारी चीजें याद कैसी रखनी है, यूजिंग शॉर्ट नोट्स। और बेटा पहले पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बना के दूंगा, जिससे आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं जाएंगी। यानी कोई भी सक्सेसफुल अगर कोई भी कैंडिडेट हो तो सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल एस्पिरेंट का एक ही फॉर्मूला होता है, शॉर्ट नोट्स। वो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रेसेस, अब बेटा इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन देखने के बाद हम लोग देखेंगे बेटा अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एक बार अगर आपके प्रैक्टिकली क्लियर हो गए तो फटाक से उसके बाद देख लेंगे हम लोग हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ के बेसिस पर ही बेटा तीन मॉड्यूलस होते हैं, और वो तीन मॉड्यूलस आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस जिसको ई से डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद बेटा बल्क मॉड्यूलस जिसको के से डिनोट करते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज जी और सी से डिनोट करते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझा तो इस लेक्चर के एंड में आप इसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाओगे, ये तौसीफ सर का वादा है आपसे, और वादा मैं 100% निभाता हूं बेटा। तो ये जो है आपको याद रखना है, इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे, हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे, और बेटा उसके बाद हम लोग अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी यहां पे पढ़ने वाले हैं। और बेटा लास्ट में हम लोग रिलेशन जो होते हैं वो भी यहां पे देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी। तो ये जो तीन मॉड्यूलस है इसके रिलेशन भी हम लोग देखेंगे, और ये जो टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन द थ्री मॉड्यूलस, वो इस लेक्चर का गढ़ रहने वाला है। मैं हर लेक्चर में आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से, अपना जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको ये चीजें क्लियर करूंगा कि बेटा कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी का टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर भर भर के एमसीक्यूज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिए, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब प्रिपेयर करनी है तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। तो आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद कैसे रख सकते हो वो टेक्निक भी मैं आपको पढ़ाते हुए बताऊंगा बेटा, उस पर अच्छे से ध्यान देना। तो चलिए बेटा, अब हमने लॉजिक क्या पढ़ा था, बड़ा सिंपल सी बात थी कि बेटा अगर हम कोई एक रॉड लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम कोई एक रॉड लेते हैं, ओके, अब ये मैंने रॉड ले लिया, और अब बेटा इस रॉड को अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, सीधा सा लॉजिक है, अब ये रॉड अगर मैंने लिया बेटा
और इसके ऊपर अगर मैं इधर से अगर इसको टेंसाइल फोर्स यानी पुल यानी अगर मैं इसको खींचूंगा तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। आप एक काम करिए, रबर का बैंड लेके आइए। आपकी मम्मी बालों को बांधने के लिए नोटों के गड्डी के ऊपर हम लोग जो रबर बैंड लाते हैं उसके ऊपर अभी एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। सर्कुलर रॉड है, उसको अगर आप फोर्स लगा कर खींचोगे तो क्या होता है सर, उसके डायमेंशन बदलते हैं, उसका लेंथ बढ़ता है सर, उसका डायमीटर क्या होता है, बारीक होता है या नहीं होता है। तो अब एक काम करिए, अब एक काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे ना मैंने क्या किया, एक रॉड लिया और इस रॉड का अपर एंड मैंने फिक्स कर दिया और यहां पे इस रॉड को मैंने ऐसे हैंग कर दिया। ओके, और इस हैंग करने के बाद बेटा मैंने यहां पे उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स था P। अब ऐसा कोई बड़ी बात तो मैंने बताई नहीं, अगर मैं कोई भी बॉडी पे अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, यानी ये सेम सिलेंडर मैंने लिया, इसको मैंने ऐसे वर्टिकली लटका दिया और यहां पे मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया। जैसे बेटा आपके फैन का रॉड, आपका जो अभी आप रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर जो आपका फैन घूम रहा है वो किसके ऊपर लटका हुआ है सर, एक रॉड के ऊपर। वो रॉड ऊपर की ओर में फिक्स्ड है और नीचे फैन लगा हुआ है यानी उसका वेट है। अब क्या होगा, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप रबर बैंड को अगर खींचते हो तो उसका लेंथ बढ़ता है। सिर्फ क्या लेंथ ही बढ़ता है क्या, नहीं सर, वो बारीक होता है यानी उसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। तो देखिए ये होंगी उसकी फाइनल कंडीशन, ये उसकी इनिशियल कंडीशन थी और ये उसकी फाइनल कंडीशन होंगी। ठीक है, तो भाई ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो ये था उसका ओरिजिनल डायमीटर जिसको मैं कैपिटल ये डी कर देता हूं। और बेटा ये देखिए इसका डायमीटर ये चेंज हो गया तो इसको मैं कह देता हूं चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी। और बेटा देखिए इसका ये पहले लेंथ था और बेटा जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद इसका लेंथ क्या हो गया सर, बढ़ गया। तो इसको हम कहेंगे चेंज इन लेंथ। ओके, और ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या सीखते हो, तो आप लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके ये देखते हो कि वो कितना डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म हो रहा है यानी अगर आप किसी भी चीज पे अगर बैठ जाते हो, चेयर पे बैठ जाते हो, बेड पे बैठ जाते हो या किसी भी मटेरियल पे अगर आप लोड अप्लाई करते हो तो उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। मैंने जैसे रबर बैंड का एग्जांपल बताया था, तो इतना सिंपल फंडा है, स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। बस ये फंडे से आप कोई भी स्ट्रेन याद रख सकते हो, आपको टाइप वाइप याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप क्या करिए, आप चेंज इन डायमेंशन को ऊपर ले लीजिए और ओरिजिनल डायमेंशन को नीचे ले लीजिए, तो वो हो गया आपका स्ट्रेन का याद रखने का लॉजिक। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर याद रखने का लॉजिक का मतलब क्या हुआ, तो बेटा याद रखने के लॉजिक का मतलब ये हुआ कि अब आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रेन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन नहीं पढ़ना है, बस आपको याद क्या करना है, तो स्ट्रेन को बेटा डिनोट करते हैं इप्सिलॉन से। किससे डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन से। एंड स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। सिंपल सी बात है, अगर किसी रॉड पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएंगी और ये जो लेंथ बढ़ी है चेंज इन लेंथ अपॉन अगर मैं ओरिजिनल लेंथ लेता हूं तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब बेटा बस मेरा एक सवाल है, अब आप बोलोगे कि जब सर हमने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में पढ़ा तो वहां तो बोला था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पर बेटा स्ट्रेन एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग अलग क्यों होते हैं, सिंपल सा वही एग्जांपल मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। आपने रबर बैंड लिया, उसको खींचा, तो उसका सिर्फ लेंथ बढ़ता है क्या, नहीं सर, उसका डायमीटर भी तो चेंज होता है। तो बेटा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन में लेंथ भी आ सकता है, डायमीटर भी आ सकता है, रेक्टेंगुलर बॉडी में थिकनेस भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है, यानी स्ट्रेन अलग अलग टाइप के होते हैं।
और आपको याद रखने में दिक्कत ना जाए इसीलिए एक फंडा याद रखो। मैंने अभी बोला था कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर करूंगा बेटा, मैं ये भी बताऊंगा कि बेटा इनको शॉर्ट में याद कैसे रखना है। तो इतना सिंपल फंडा है, मैंने बहुत डिटेल में जाके बता दिया कि अगर किसी भी रॉड पर या किसी भी मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को स्ट्रेन कहते हैं। ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट। अब बेटा जो डायमेंशन आप लोगे वो स्ट्रेन का नाम होता है। जैसे यहां पे आपने चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिया तो इसको कहते हैं बेटा लीनियर स्ट्रेन। इसको आप क्या कहो, लीनियर कहो, या फिर इसको आप कहो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। Linear strain or longitudinal strain is defined as the ratio of change in length per unit original length. अब बेटा देखिए, अब इसके बाद अगर किसी ने बोल दिया चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर तो वो एक अलग स्ट्रेन होगा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वो एक अलग स्ट्रेन होगा। यानी जो स्ट्रेन का नाम है वो चेंज आप ऊपर ले लो और ओरिजिनल नीचे ले लो। लीनियर स्ट्रेन यानी लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फंडा समझ में आ रहा है क्या बेटा? रटना नहीं है, शॉर्ट में कैसे याद रखना है। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। जो भी हम डायमेंशन लेंगे वो स्ट्रेन का टाइप होता है। लीनियर स्ट्रेन यानी लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और अगर एक बात अच्छे से सुनिए बेटा, जब कभी अगर मेंशन नहीं होता है कौन से टाइप का स्ट्रेन है तो बाय डिफॉल्ट हमको लीनियर स्ट्रेन ही लेना पड़ता है। याद रखिए, जब स्ट्रेन का कोई टाइप ना बोला हो तो लीनियर स्ट्रेन। जैसे बेटा जब हमने स्ट्रेस पढ़ा था, अगर स्ट्रेस का टाइप मेंशन नहीं किया है तो हम हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं। वैसे ही बेटा जब कभी आपको अगर स्ट्रेन का टाइप मेंशन ना हो तो आप हमेशा कौन सा स्ट्रेन लेते हो? तो लीनियर स्ट्रेन लेते हो। अब अगर हम बात करें बेटा इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा फंडा है। जब आप इसका अगर ओरिजिनल कोई भी डायमेंशन लोगे तो डायमेंशन ऊपर है, चेंज इन डायमेंशन, और ओरिजिनल डायमेंशन कहां पर है? नीचे है। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर भी डायमेंशन अगर मैं mm लू और नीचे भी डायमेंशन लू अगर मैं mm लू तो mm क्या हो जाएगा? कैंसल। यानी इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इट हैज नो यूनिट। तो याद रखिए स्ट्रेन इज यूनिटलेस। और बच्चा लोगों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, सिर्फ यूनिट ही याद मत रखो बेटा, डायमेंशन भी याद रखो। तो अगर इसका यूनिट नहीं है तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, यानी ये डायमेंशनलेस होगा। आपको ऐसा एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार आएगा कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है दिया हुआ ऑप्शन में जो कि डायमेंशनलेस होता है। तो याद रखिए स्ट्रेन का यूनिट नहीं है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन कैसे निकालते हैं मैंने बहुत अच्छे से बताया था, भूलना मत। MLT, मास को m, लेंथ को l, टाइम को t कहो, बस और कुछ नहीं करना है। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और जैसी मैंने ये हेडिंग लिखी 99% लोगों को तो ऑलरेडी पता था स्ट्रेन क्या होता है। तो चेंज इन डायमेंशन ऊपर होता है और ओरिजिनल डायमेंशन नीचे होता है। पर आप लोगों को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पता था बेटा। आप याद कैसे करो? जो भी स्ट्रेन होगा वो चेंज ले लेना, यानी लेंथ रहा तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर वॉल्यूम रहा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बेटा देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अब इसको जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब जैसी अगर आपका ये फंडा अगर क्लियर हो जाता है तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ने में कोई समय नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल टाइम लगेगा। जैसे अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब जो हमारा स्ट्रेन होता है
ओके टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अब बेटा जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपका फंडा क्लियर है कि कोई भी स्ट्रेन किसका रेशो होता है, चेंज इन डायमेंशन ऊपर और ओरिजिनल डायमेंशन नीचे। अब बेटा जो कोई भी स्ट्रेन का टॉपिक होगा वही डायमेंशन आप ले लेना। जैसे कि बेटा देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रेन का टॉपिक होता है उसका नाम है लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं, और बेटा स्ट्रेन को कुछ किताबों में स्मॉल ई कहते हैं या फिर इप्सिलॉन कहते हैं। आप इप्सिलॉन से याद रखिए, इस लेटर को इप्सिलॉन कहते हैं, आप इप्सिलॉन से ही उसको डिनोट करिए। तो बेटा लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, तो सर आपने फंडा बता दिया ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहां पे लीनियर है, लीनियर यानी बेटा लेंथ, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब बेटा देखिए, लीनियर स्ट्रेन के बाद लीनियर स्ट्रेन का दूसरा नाम भी याद रखिए, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया। अब उसके बाद अगर हम दूसरा फंडा पढ़ते हैं, दैट इज दूसरा टाइप, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेन अलग अलग टाइप के होंगे, और आपको बस फंडा क्या याद रखना है, कोई भी स्ट्रेन क्या होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इप्सिलॉन वी बोलो, चेंज इन डायमेंशन। अब कौन सा स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो चेंज इन क्या, तो चेंज इन वॉल्यूम। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वी। और याद रखिए कोई भी चीज का आप चेंज कैसे निकालते हो, आपको एग्जाम में इतनी बेसिक चीज में भी आप गलती कर देते हो। जैसे मैंने अगर आपको पूछा कि एक रॉड था 10 mm लेंथ का, लोड लगाने के बाद 15 mm हो गया, तो कितने से बढ़ा, तो आप कहोगे सर 5 mm से बढ़ा। बेटा ये 5 mm आपने कैसे निकाला, सर फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो हमेशा याद रखिए ये जो चेंज इन लेंथ होती है वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो याद रखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कोई भी स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लीनियर बोला तो लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक बोला तो वॉल्यूम। और बेटा किसी भी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी लीनियर स्ट्रेन भी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज आल्सो अ डायमेंशन क्वांटिटी। अब उसके बाद बेटा एक तीसरा स्ट्रेन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज योर लैटरल स्ट्रेन। 4 स्ट्रेन होते हैं और ये 4 स्ट्रेन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, तो ये लैटरल याद रखिए। अब लैटरल का मतलब क्या है, तो अच्छे से मेरी बात सुनिए, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बताया था, अभी अच्छे से सुनिए बेटा। देखिए जब कभी आप रबर बैंड को खींचते हो तो उसका लेंथ बढ़ता है, सिर्फ उसका लेंथ ही बढ़ता है क्या बेटा, नहीं सर। अभी आप एक काम करो, फटाक से रबर बैंड लेके आओ, उसको खींचो तो लेंथ बढ़ेगा पर उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो याद रखिए लेंथ घुस जाता है लीनियर में, और लेंथ ही नहीं बढ़ती है बाकी डायमेंशन को भी फर्क पड़ता है। तो लेंथ छोड़ के कोई भी डायमेंशन हो गया तो उसको लैटरल कहते हैं। क्या लॉजिक याद रखना है, लेंथ छोड़ के कोई भी डायमेंशन आपका लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा। यानी बेटा यहां पे देखिए ये एक रॉड है, उसका लेंथ बढ़ गया तो उसका डायमीटर भी कम हो गया, तो दिस चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन, इसको लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर आप कहोगे कि सर डायमीटर यानी सर्कुलर रॉड, पर अगर ऐसा एक रेक्टेंगुलर रॉड आ गया, अब इसमें सर लेंथ होती है, इसमें हाइट होती है, तो इसमें थिकनेस होती है, तो सर हम कैसे याद रखें, अरे तो सिर्फ सर है ना आपके लिए, इतना सिंपल लॉजिक याद रखो, लेंथ यानी लीनियर, बाकी कोई भी लैटरल। जैसे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर सर्कुलर रॉड के लिए लैटरल स्ट्रेन। अब अगर आप ले लोगे चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट,
क्योंकि अगर हम एक रेक्टेंगुलर रॉड को, अगर आप एक इरेजर को अभी लेके आओ, उसको खींचो, उसका लेंथ बढ़ेगा तो उसका हाइट कम होगा। तो चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट इज अ लैटरल स्ट्रेन। चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस इज अ लैटरल स्ट्रेन। चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ अपॉन लैटरल स्ट्रेन। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट याद रख लो, सिर्फ लेंथ यानी लीनियर, बाकी बचा कुचा जो भी होगा वो सब लैटरल में आपको काउंट करना है। चेंज इन डायमीटर लैटरल में, चेंज इन हाइट लैटरल में, थिकनेस है, सिर्फ लेंथ लीनियर है, बाकी सब कुछ क्या है तो लैटरल डायमेंशन होते हैं। ये चीजें आप याद रखो, यानी यहां पे आप एक फंडा बना के रखो बेटा, और वो फंडा ये है कि लीनियर यानी लेंथ और लैटरल यानी आपका हाइट, डायमीटर, हाइट, विड्थ और थिकनेस, ये सब कुछ आप डाल दो लैटरल में, और इस फंडे को अच्छे से बेटा याद रखो। ठीक है, तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन यानी स्ट्रेन। अब जो कोई स्ट्रेन का टॉपिक होगा वो चेंज ले लो। लीनियर यानी लेंथ, वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूमेट्रिक, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बस चेंज ऊपर ओरिजिनल नीचे। और बेटा लैटरल का लॉजिक इतना सिंपल है कि लेंथ यानी लीनियर, बाकी सब कुछ लैटरल। और बेटा लीनियर लैटरल का और एक कॉन्सेप्ट होता है, और एक आखिरी टाइप ऑफ स्ट्रेन देखेंगे, फिर हमारा ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन वो एंड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिए। नॉर्मली क्या होता है, लेंथ को ही लीनियर कहते हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा। अगर बेटा जिधर आपने लोड अप्लाई किया वो लीनियर होता है, यानी जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बात अच्छे से याद रखना, जिधर फोर्स होगा वो लीनियर होता है। यानी अभी देखिए लेंथ के डायरेक्शन में फोर्स है तो लेंथ होगा लीनियर, यानी ये जो अभी आपका लेंथ हो गया तो ये हो गया लीनियर। अब लेंथ अगर छूट गया, अब बाकी जो कुछ होगा वो लैटरल होगा, यानी जिधर फोर्स वो लीनियर, बचा कुचा लैटरल। फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये लीनियर, इस डायरेक्शन में लेंथ थी तो लेंथ हो गई लीनियर, और डायमीटर क्या हो गया तो डायमीटर हो गया फिर लैटरल। अब आप बोलोगे सर नया क्या है, नया क्यों नहीं है बेटा, अगर इस रॉड को अगर आप फोर्स यहां लगाओगे, अब बताओ अब लेंथ के डायरेक्शन में है क्या डायमीटर के, डायमीटर के, तो डायमीटर लीनियर हो जाएगा और लेंथ लैटरल हो जाएंगी। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूज हो गया, क्यों कंफ्यूज हुआ बेटा, ये तो एक बेसिक लॉजिक है। याद रखो जब कभी फोर्स नहीं दिया है, उसका डायरेक्शन नहीं दिया है, तो लेंथ लीनियर, बाकी सब कुछ लैटरल। पर अगर फोर्स का डायरेक्शन दिया है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जिधर फोर्स वो लीनियर, बचा कुचा लैटरल। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक रेक्टेंगुलर ऐसे एक बॉडी लेते हो, अगर आप एक ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हो, अब देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये वाला जो डायमेंशन है ये लेंथ है, ये वाला डायमेंशन इसका हाइट है या थिकनेस है, और ये वाला डायमेंशन इसका विड्थ है। अब देखिए फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, तो अब फोर्स कौन से डायरेक्शन में है सर, हाइट के डायरेक्शन में है, तो ये जो हाइट हो गई वो हो गई लीनियर, और उसके बाद ये जो आपका लेंथ हो गया ये हो गया लैटरल। जिधर फोर्स वो लीनियर, बाकी जो बचे कुछ है वो लैटरल। यानी इसका मतलब यहां पे आपके फॉर्मूले क्या होंगे, कतई कंफ्यूज नहीं होने का, यहां पे लीनियर और लैटरल के फॉर्मूले क्या होंगे, तो सर यहां पे फोर्स हाइट के डायरेक्शन में है तो हाइट हो गई सर लीनियर, और बचा कुचा जो है यानी लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ये हो गया बेटा लैटरल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो। पर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको कंफ्यूज हो गया तो छोड़ दो, दिमाग मत, टेंशन नहीं लगाने का। अगर आपको टेंशन हो रहा है छोड़ दो, पर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखो। और जिनको समझ गया कि सर जब फोर्स का डायरेक्शन नहीं दिया होता है तो ये लॉजिक लगाना है, और अगर फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है तो ये लॉजिक लगाना है,
वो लोग अच्छे से समझ गए होंगे और 100% ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इतना सिंपल लॉजिक है। जिधर फोर्स वो लीनियर और बचा कुचा क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन। और बेटा अब एक चौथा टाइप ऑफ स्ट्रेन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, जिस कॉन्सेप्ट और जिस टाइप ऑफ स्ट्रेन का नाम है शियर स्ट्रेन। वैसे कोई बड़ा बात नहीं है, शियर स्ट्रेन को फाई से डिनोट करते हैं, याद रखिए। ओके, बाकी कोई भी जो स्ट्रेन है वो बेटा हम लोग डिनोट करते हैं इप्सिलॉन से। शियर स्ट्रेन को हम डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं बेटा। ओके, जैसे मैंने आपको स्ट्रेसेस पढ़ाए थे, स्ट्रेसेस में मैंने टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव और शियर स्ट्रेस पढ़ाया था, तो यहीं पे मैं वो शियर स्ट्रेस का एग्जांपल लेता हूं। अगर बेटा मैंने अगर एक स्क्वायर ऐसा बॉक्स लिया, इस स्क्वायर बॉक्स में मैंने नीचे का एंड अगर फिक्स कर दिया, और अगर बेटा मैं अगर इस क्यूब को, इस बॉक्स को अगर मैं इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं पैरेलल, ये जो फोर्स होता है इसको कौन सा फोर्स कहते हैं, तो सर इसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इसको कौन सा फोर्स कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। यानी जब भी आप किसी भी मटेरियल को पैरेलल फोर्स अगर अप्लाई करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स के वजह से क्या होगा, तो सर शियर स्ट्रेस आता है। और बेटा मैंने, आप लोग अगर चाहो तो अभी प्रैक्टिकली भी हम लोग कर सकते हैं, करना हमको कुछ नहीं है। एक ऐसा जस्ट इमेजिन करिए, मैंने एक ऐसा बॉक्स लिया और इस बॉक्स को बेटा मैंने यहाँ पे नीचे से होल्ड करके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या होगा सर, ये इधर जाके डिफ्लेक्ट होगा, है ना। आपके दिमाग में भी अभी ये इमेज आ रही होंगी कि सर इसको अगर आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया तो ये थोड़ा ऐसे राइट में चला जाएगा, इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, है या नहीं, कि सर इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब ये जो मैंने डार्क कलर से बनाया है ये उसका ओरिजिनल शेप था, और ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ये फोर्स लगाने के वजह से उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया। तो बेटा ये जो एंगल से वो डिस्टॉर्ट हुआ, ये जो एंगल से वो डिस्टॉर्ट हुआ, इसको कहते हैं बेटा शियर स्ट्रेन। और अभी तक आप ऑब्जर्व करिए, मैं नॉर्मली थ्योरी वर्ड नहीं लिख के देता हूं, क्योंकि थ्योरी वर्ड आप बना लोगे, आप समझ जाओगे डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पर बेटा ये एक वर्ड है जो आप नहीं याद रखते हो, इसलिए याद रखो कि भाई ये ओरिजिनल शेप है, ये डिस्टॉर्टेड शेप है, और ये जो एंगल होता है जिसने एंगल से वो शेप चेंज होता है इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। बहुत सिंपल है, ब्लॉक को पकड़ो, इधर से फोर्स लगाओ, ब्लॉक डिस्टॉर्ट होगा, तो जितना भी डिस्टॉर्ट होगा उसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन क्या है, तो शियर स्ट्रेन इज अ एंगुलर डिस्टॉर्शन। यानी कोई भी अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स अगर अप्लाई किया, whenever a cube is subjected to a tangential force, the shape of the body, the shape of the cube get distorted. The angular distortion is known as shear strain. ठीक है बेटा। अब देखिए, अब एक चीज आपको कंफ्यूज भी मैं करता हूं और उसका आंसर भी मैं ही देता हूं। देखो, shear strain तो एक एंगल है, और एंगल का यूनिट क्या होता है, तो सर एंगल का यूनिट रेडियन होता है। पर अब एक फंडा तो आपका मजा आएगा, ध्यान दो, मैं आपको सवाल पूछ के आपको कंफ्यूज करता हूं। स्ट्रेन का लॉजिक क्या है, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। कोई भी स्ट्रेन हो तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और बेटा यहां पे आप ऑब्जर्व करो, शियर स्ट्रेन भी स्ट्रेन का एक टाइप है, और बेटा उसका तो यूनिट आ रहा है रेडियन। तो बेटा याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना, आप क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट। पहले देखो कंफ्यूज भी किया, रेडियन उसका एंगल है, एंगल का यूनिट रेडियन, तो इसका तो यूनिट आ गया। पर ये स्ट्रेन का टाइप है, स्ट्रेन का तो यूनिट नहीं होता है। तो याद रखो बेटा, रेडियन इज नॉट अ यूनिट। रेडियन क्या होता है, ये यूनिट नहीं होता है, ये बात याद रखो। अब आप बोलोगे सर ये पक्का है क्या, अरे पक्का नहीं, 100% पक्का है, रेडियन कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए शियर स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर हम किसी क्यूब के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स यानी शियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप डिस्टॉर्ट होता है। जितने एंगल से डिस्टॉर्ट हो गया, इस एंगुलर डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? तो शियर स्ट्रेन कहेंगे। तो बस बेटा यहां पे जो ये स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक पॉइंट नोट डाउन करके दिया है। बस आप फटाफट आराम से, मैं यहाँ पे लेक्चर को पॉज करता हूं और मैं हर लेक्चर में एक बात कहता हूं, घबराना नहीं है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका ये जो मैं बोर्ड पे लिख कर दे रहा हूं ये आपके नोट्स तब के तब हो गए। विनीत ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म में जाइए, स्टडी मटेरियल में आप थक जाओगे, इतना कुछ वहां मटेरियल देके रखा है आपको। मैंने मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स दिए हैं, मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी है, मैंने आपको नोट्स दिए हैं। और बेटा ये जो बोर्ड मैंने ये जो लेक्चर में जितना भी पढ़ाया है आप इस वीडियो के साइड में जाके देख लो, इसका पीडीएफ फाइल अटैच रहेगा। जब भी नोट्स बनाने हैं तो ये नोट्स आप तब के तब उससे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेन का लॉजिक हो गया, दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जो भी आप स्ट्रेन लोगे कुछ नहीं बोलेंगे तो लीनियर ही लेना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। लैटरल का फंडा क्या याद रखना है? तो लेंथ लीनियर होता है, बाकी जो भी डायमेंशन पड़ा, डायमीटर, हाइट, थिकनेस, विड्थ, ये सब कुछ लैटरल होता है। एक इंपॉर्टेंट फंडा होता है, लोड का डायरेक्शन लीनियर होता है, बाकी सारा डायमेंशन लैटरल होता है अगर फोर्स का डायरेक्शन दिया हो तो, ठीक है। यानी इसका मतलब हाइट भी लीनियर हो सकती है अगर फोर्स, क्योंकि अगर मैं हाइट के डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो हाइट लीनियर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, शियर स्ट्रेन क्या होता है? तो कोई एक ओरिजिनल शेप है, अगर मैंने शियर फोर्स अप्लाई किया तो उसका एंगल डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, एंगुलर डिस्टॉर्शन को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेन। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वर्ड को अच्छे से नोट डाउन करके याद रखना है बेटा आपको, एंगुलर डिस्टॉर्शन। ओके बेटा, तो चलिए देखिए हमको इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट कौन से पढ़ने थे। तो सबसे पढ़ना था स्ट्रेन, वो हो चुका है। अब उसके बाद हमको पढ़ना था टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, वो हो चुका है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट के टॉपिक के और जा रहे हैं, दैट इज हुक्स लॉ और अलग अलग टाइप के इलास्टिक मॉड्यूलस। जस्ट एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और देख लेते हैं हमारा वीडियो का रिकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। चलो बिल्कुल ठीक है रिकॉर्डिंग। जल्दी से अब हम ये आगे बढ़ जाते हैं और हुक्स लॉ और अलग अलग टाइप ऑफ मॉड्यूलस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पिलर है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो हम देख लेते हैं। अब आते हैं हुक्स पे। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फंडा बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिमाग लगाइए। जब भी तौसीफ सर का क्लास करने आए तो तौसीफ सर हमेशा कहते हैं वो बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है, वो बंदा कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकता है जो रट्टा मारता है। आपको रट्टा नहीं, अब आप देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए हुक्स बनाता हूं। अब आप बोलेंगे सर हुक्स बनाता हूं इसका मतलब क्या है? भाई साहब हुक्स भी तो एक साइंटिस्ट था, एक इंसान था ना, तो अगर वो दिमाग लगा सकता है तो आप क्यों नहीं लगा सकते हो? हुक्स को जाने दो चूल्हे में, मैं आपको एक साइंटिस्ट बनाता हूं। सर आप बोलेंगे कैसे साइंटिस्ट बना रहे हो? तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ठीक है। देखो यार, ओके अब बेटा वही वाला एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। मैंने क्या किया, एक यहां पे मैंने लिया एक सर्कुलर रॉड। अब ये बेटा मैंने एक लिया सर्कुलर रॉड और इस सर्कुलर रॉड पे सिंपल सी बात है, मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। ये रॉड है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई नहीं किया, यानी फोर्स का वैल्यू क्या है? 0। और बेटा अभी तक जो मैंने आपको सॉम में पढ़ाया, अभी तक दो ही फॉर्मूले पढ़ाए। पहला पढ़ाया बेटा स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया? और दूसरा मैंने स्ट्रेन पढ़ाया, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब बेटा बताइए, अगर मैंने ये रॉड को पकड़ा है और मैंने यहां कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो फोर्स का वैल्यू 0 है। और अगर बच्चा फोर्स का वैल्यू 0 है
तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या है? तो स्ट्रेस का भी वैल्यू जीरो ही होगा ना। क्यों जीरो होगा? क्योंकि फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो है तो स्ट्रेस भी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पे आपका स्ट्रेस का वैल्यू क्या है? तो सर जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स जीरो है। अब बेटा दूसरा पॉइंट, ओके, अब दूसरा पॉइंट, अब जब आपके ऊपर इसका फोर्स जीरो है, अगर मैंने बोला एक रबर बैंड लेके आओ, उसके ऊपर फोर्स मत लगाओ, तो उसका लेंथ बढ़ेगा क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, क्या जादू है क्या? हम बोलने से लेंथ थोड़ी बढ़ेगा। नहीं तो ये रॉड है, पेन, ओम भगनी भागोदरी ओम भट्ट स्वाहा, हम लोग महाराष्ट्रियन है बेटा, डेफिनेटली महाराष्ट्र में ये ओम भगनी भागोदरी ओम भट्ट स्वाहा सबको पता है। ऐसा मंत्र फेंक के इसका लेंथ बढ़ेगा क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, कैसा बढ़ेगा? तो फोर्स जीरो, तो चेंज इन लेंथ भी क्या है? तो चेंज इन लेंथ भी सर जीरो ही होगा ना, क्योंकि सर सिंपल सी लॉजिक है, चेंज इन लेंथ यानी वो कितना डिफॉर्म हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो बढ़ेगा कैसा? तो अगर फोर्स जीरो है तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगा? तो जीरो होगा। तो इसका मतलब अगर स्ट्रेस जीरो आया तो आप स्ट्रेन कैलकुलेट करो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जीरो को अगर किसी भी चीज से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यानी इसका मतलब अगर किसी रॉड पर फोर्स जीरो है तो स्ट्रेस भी जीरो है और स्ट्रेन भी जीरो है। अब और दिमाग लगाइए, अब मैंने क्या किया, इसी रॉड को उठाया और इसी रॉड को उठा के अब मैंने इसके ऊपर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 1 किलो न्यूटन फोर्स अगर लगाया यानी मैंने फोर्स को बढ़ाया, तो स्ट्रेस का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो फोर्स बढ़ा तो स्ट्रेस बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? सर स्ट्रेस बढ़ेगा। और 1 किलो न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो लेंथ भी बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अब उसके बाद बेटा मैंने 2 किलो न्यूटन फोर्स लगाया, सर फोर्स बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा और स्ट्रेन भी बढ़ेगा। यानी इसका मतलब मैंने अगर फोर्स और बढ़ाया, 3 किलो न्यूटन फोर्स लगाया, फोर्स बढ़ा रहा हूं, तो सर अभी आप रबर बैंड के साथ करके देखो, थोड़ा फोर्स लगाओ थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाओ और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाओ और ज्यादा बढ़ेगा। यानी इसका मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज भी उसके साथ साथ बढ़ती है, यानी अगर उसको फॉलो करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप बुक में पढ़ते हो ये हुक्स का लॉ है, अरे हुक्स अगर नहीं होता क्या हम नहीं बता पाते? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। अब आप जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये रिग्रेट कर रहे होंगे, यार मैं पहले क्यों नहीं पैदा हो गया? अगर मैं पहले पैदा होता तो मैं भी ये लॉ दे देता, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ता ही तो है, बस इसको स्टेटमेंट में दे दिया हुक्स ने, तो इसको कहते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक बात, अगर कोई बच्चा होगा मेरा, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट खराब होगा तो क्लियर कर ले बेटा, मैं हूं तेरे लिए खड़ा। बस तुझे याद रखना है, तू खुद को कम मत समझ, तू डेफिनेटली कर सकता है, मुझे भरोसा है। लाइफ में अगर कोई आपको कहता है ये तेरे से नहीं हो पाएगा, ईगो हर्ट होने दो और बिल्कुल उसको करके बताओ बेटा। तो टेंशन नहीं लेने का। देखो अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं पता होगा डायरेक्टली और इनवर्सली, सिंपल सा लॉजिक है, कोई एक चीज बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और कोई एक चीज बढ़ने से अगर दूसरा कम हो रहा है यानी अपोजिट चल रहा है तो इसको इनवर्सली कहते हैं। तो यहां पे डायरेक्टली था इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर अब मेरी एक बात अच्छे से सुनिए, ये मैं डेफिनेटली आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको पता होना चाहिए ये हमेशा वैलिड नहीं होता है बेटा। यानी अगर हम अगर इस रॉड को कुछ हद तक खींचेंगे तो ये रॉड वैलिड होता है, पर बहुत ज्यादा खींचेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, यानी एक लिमिट तक ही होता है। उस लिमिट को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मेरी बात अच्छे से समझिए, मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी के लिए आप लिख के रखिए बस। अब आप अगर बोलोगे कि सर हमने जब पढ़ा था और ये जब मैंने लिख के दिया तो 90% स्टूडेंट के दिमाग में एक ही बात चली, सर हमने कभी जहां पे डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया वहां तो ऐसा लिखा था इलास्टिक लिमिट।
तो बेटा अगर किसी क्वेश्चन में इलास्टिक लिमिट अगर दी है, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ोगे तब मैं दिखाऊंगा, अगर सीधा इलास्टिक लिमिट दी है तो आपका हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। पर इलास्टिक लिमिट के पहले एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हुक्स लॉ जो है उसका डॉट करेक्ट आंसर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इलास्टिक लिमिट नहीं है। यानी मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर किसी को कंफ्यूज हो गया, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको पूछते हैं हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, और वहां अगर दोनों ऑप्शन होते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट, तो बेटा इंडिया में सारे के सारे जो गधे हैं और जो सारे के सारे बेटा ये बुक्स में लिखा है उसके वजह से क्या गलत आंसर देके आते हैं, इलास्टिक लिमिट। पर इलास्टिक लिमिट ये गलत ऑप्शन है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिए हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, इट इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके पहले एक पॉइंट होता है। अब बेटा पर अगर ये चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ही नहीं, तो बेटा इलास्टिक लिमिट आप करेक्ट दे सकते हो। समझ में आया क्या? यानी आंसर देने का पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप इलास्टिक लिमिट दे दो, पर अगर दोनों है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा होना चाहिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू व्हाट, तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर ये नहीं दिया है तो आप इलास्टिक लिमिट बोल सकते हो। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और मेरी बात अच्छे से सुनिए बेटा, अब आ रहे हैं हम लोग सबसे मजेदार टॉपिक पे, जहां पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो यहां पे डालना पड़ता है कांस्टेंट, और ये है आपका स्ट्रेन। तो बेटा ये जो कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, यहां पे स्ट्रेन मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, तो डिवाइड होता है। तो ये जो कांस्टेंट हो गया, यहां पे स्ट्रेस ऊपर है और स्ट्रेन कहां पे है, नीचे। तो बेटा ये जो कांस्टेंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे, ये जो कांस्टेंट है ये किसका रेशियो हो गया, स्ट्रेस ऊपर और स्ट्रेन नीचे। अब मेरी बात अच्छे से सुनिए, ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है जिसका रेशियो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का होता है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज। इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज। और मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है, बस एक छोटी सी चीज बता दो, स्ट्रेस का एक ही टाइप है क्या, नहीं सर, स्ट्रेस के तो अलग अलग टाइप है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेन हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है बेटा, स्ट्रेन का एक ही टाइप होता है क्या, नहीं सर, स्ट्रेन के तो अलग अलग टाइप होते हैं सर, लीनियर स्ट्रेन, सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सर शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन के अलग अलग टाइप है, स्ट्रेस के अलग अलग टाइप है। तो बेटा ये जो कांस्टेंट है जिसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, जो कि स्ट्रेस ऊपर और स्ट्रेन नीचे है, अलग अलग स्ट्रेस और अलग अलग स्ट्रेन के वजह से उसके भी टाइप होते हैं। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रैक्टिकली मैंने आपको हुक्स बना दिया बेटा। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट किसका रेशियो हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। कांस्टेंट को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेस और अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन होते हैं। तो बेटा ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसको इलास्टिक मॉड्यूलस कहते हैं, ये किसका रेशो होता है, तो सर स्ट्रेस ऊपर और स्ट्रेन नीचे। अब बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन के अलग अलग टाइप होते हैं, इसीलिए बेटा ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं।
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशियो होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। अब अलग अलग स्ट्रेस और अलग अलग स्ट्रेन है तो बेटा हमारे अलग अलग मॉड्यूलस होता है। अब बेटा देखिए, सबसे पहला मॉड्यूलस होता है जिसका नाम है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये वो गढ़ है बेटा, तीन गढ़ होते हैं, तीन पिलर होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बिल्डिंग के, जो आपको कतई नहीं भूलने हैं। पहला अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेस, दूसरा अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन, और बेटा तीसरा अलग अलग टाइप ऑफ मॉड्यूलस। सबसे पहला है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको इलास्टिक मॉड्यूलस भी कहते हैं, और बेटा इसको डिनोट करते हैं ई से। तो बेटा कोई भी मॉड्यूलस किसका रेशो होगा? तो स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे। तो बेटा यहां पे कौन सा स्ट्रेस है? तो यहां पे आपको स्ट्रेस लेना है नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? यहां मेरे बच्चे जितने भी बैठे हैं सभी के सभी बच्चों को एकदम क्लियर है नॉर्मल स्ट्रेस यानी कौन सा स्ट्रेस? तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी एक तो टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव, यानी एक तो टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव। तो अगर आपने टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ले लिया ऊपर, और स्ट्रेन कौन सा? तो स्ट्रेन बेटा आपका लीनियर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो समझ जाओ बेटा ये जो आपका मॉड्यूलस है ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस, यानी नॉर्मल स्ट्रेस ऊपर और लीनियर स्ट्रेन नीचे, यानी ये किसका रेशो हो जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। अब उसके बाद बेटा जो दूसरा मॉड्यूलस होता है उसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। और बेटा ये जो बल्क मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस को के से डिनोट करते हैं। बल्क मॉड्यूलस को किससे डिनोट करते हैं बेटा? के से डिनोट करते हैं। एंड बल्क मॉड्यूलस जो होता है ये किसका रेशो होता है? तो बल्क मॉड्यूलस इज द रेशो ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोस्टेटिक कहां से लेके आ गया? बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बता दूंगा बेटा। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, बस स्ट्रेन याद रखो, यहां पे स्ट्रेन आपको लेना पड़ता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंफ्यूज होना नहीं बेटा, आपको सिंपल सिंपल फंडे बताए याद रखने के लिए। कोई भी मॉड्यूलस में स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे, स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे, बस कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन? तो यहां पे होता है आपका नॉर्मल और लीनियर स्ट्रेन, यहां पे होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बस इस स्ट्रेस को हम लोग हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहते हैं। बाद में एकदम डिटेल में मैं ये चीजें बताऊंगा हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस क्या होता है। अभी के लिए शॉर्ट में बता देता हूं बेटा, सुन लो। और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो आप सभी को पता है। अब हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तो बेटा जब कभी ऐसे एक 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, जब कभी ऐसे एक क्यूबिकल बॉडी आएगा और इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर बेटा अगर आपने हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो वर्ड जैसे आया तो आपके दिमाग में आ गया होगा सर लिक्विड। और बेटा लिक्विड के अंदर मैं खुद आपको एफएम पढ़ाऊंगा, वहां पे बेटा एक लॉ होता है पास्कल्स लॉ, जो कहता है हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। यानी हर डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस सेम हुआ, जरूरी है क्या बेटा हमेशा सेम हो? नहीं सर, पर अगर बेटा गलती से अगर हर डायरेक्शन में स्ट्रेस अगर सेम रहा, यानी एक्स डायरेक्शन में सिग्मा, वाई डायरेक्शन में भी सिग्मा, और जेड डायरेक्शन में भी सिग्मा, यानी हर डायरेक्शन में अगर आपका स्ट्रेस सेम हो गया तो इसको हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस सिस्टम कहते हैं। 3 डायमेंशन में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, तीनों में वैल्यू सेम रहेगा, इसको हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहते हैं, याद रखो। एंड द बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बेटा। ओके, बस इतना सिंपल सा फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई अगर हर डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस सेम हो जाए तो इसको हम लोग स्पेरिकल स्ट्रेस सिस्टम कहते हैं। यहां भी सिग्मा, एक्स में भी सिग्मा, और आपके वाई में भी, इधर जेड में भी हो जाएगा सिग्मा।
हर डायरेक्शन में सेम हो गया तो इसको हम कहते हैं स्पेरिकल स्ट्रेस सिस्टम, एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉड्यूलस। यानी बस आपका फंडा इतना सिंपल है, फंडे एकदम सिंपल बताऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लो। कोई भी मॉड्यूलस में स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे, लीनियर स्ट्रेन ले लिया तो आपका हो गया यंग्स मॉड्यूलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले लिया तो आपका हो गया बल्क मॉड्यूलस। और अब इसके बाद बेटा दूसरा हो गया बल्क मॉड्यूलस, और तीसरे मॉड्यूलस को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और बेटा जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं। तो इसका नोटेशन एक तो जी होता है या फिर सी होता है, कंफ्यूज होने का नहीं। किसी किसी बुक में जी होगा, किसी किसी बुक में सी होगा, तो जी और सी रहा तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और मेरा बच्चा बस इतना बता दे कौन सा स्ट्रेस बचा है, नॉर्मल हो गया, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव हो गया, तो बचा कौन सा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और बेटा अगर आपने शियर स्ट्रेस को ऊपर ले लिया और शियर स्ट्रेन को नीचे ले लिया तो इसको कहते हैं आप लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है बेटा, तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी मॉड्यूलस को, इवन मैंने आपको इस लेक्चर में एक बात बोली थी, आपने ऐसा बोला था कि सर क्या नया बताएंगे, तो इतना नया बता रहा हूं। बस मैंने इस लेक्चर में आपको क्या सिखाने की कोशिश की, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन पढ़ा तो बस इतना याद रखो बेटा कि स्ट्रेन किसका रेशियो होता है, स्ट्रेस आपका चेंज इन डायमेंशन ऊपर, ओरिजिनल डायमेंशन नीचे। अलग अलग टाइप के फॉर्मूले मत याद रखो, जो स्ट्रेन का टाइप है वो चेंज ऊपर ले लेना, ओरिजिनल नीचे ले लेना। अब ये मैंने पढ़ाया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशियो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस ऊपर होता है और स्ट्रेन नीचे होता है। अब बेटा जो भी आपको अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेस है, अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन है, उसके अलग अलग मॉड्यूलस होते हैं। यंग्स मॉड्यूलस में नॉर्मल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन होता है, बल्क मॉड्यूलस में हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और बेटा आपके मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन होता है। तो इतना सिंपल फंडा है, आप याद रखिए। और ये मॉड्यूलस को कभी मत भूलिए, 3 मॉड्यूलस होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मॉड्यूलस का यही लॉजिक होगा यूनिट का, तीनों भी मॉड्यूलस के यूनिट सेम होंगे, क्योंकि कोई भी मॉड्यूलस में लॉजिक क्या है, स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे। अब बताइए स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम मेगा पास्कल कहते हैं। ओके, और बेटा स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता है। अब बेटा स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेस का होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या हो गया, सेम एज अ स्ट्रेस। तो याद रखो यूनिट इज सेम एज अ स्ट्रेस। जो यूनिट आपका होगा आपके स्ट्रेस का, सेम यूनिट आपका होगा तीनों भी मॉड्यूलस का। तो तीनों भी मॉड्यूलस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। और हमेशा कन्वर्शन याद रखना है आपको, आप जीपीए को एमपीए में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके एमपीए में कन्वर्ट करना बेटा। ठीक है, तो ये हो गए आपके अलग अलग मॉड्यूलस। तो कोई भी मॉड्यूलस किसका रेशियो होता है, तो स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे। 3 मॉड्यूलस होते हैं, ई, के और जी। यंग्स मॉड्यूलस जिसमें कौन सा स्ट्रेस ऊपर कौन सा स्ट्रेन नीचे, बस इतना याद रखो। यंग्स में लीनियर स्ट्रेन, बल्क में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी शियर स्ट्रेन। बस इतना याद रखो, आप इजीली कोई भी मॉड्यूलस को याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। और अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैंने आपको ऑलरेडी इस लेक्चर में क्या बताया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था बेटा, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा रहेगा, रिलेशन बिटवीन ई, के एंड जी। अब आपको ये तो क्लियर हो गया, ई यानी आपका यंग्स मॉड्यूलस, के यानी आपका बल्क मॉड्यूलस, और जी यानी आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा, जिसके ऊपर आपको हर एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं।
ठीक है, अब उसको ले लेते हैं। उसको लेने से पहले जस्ट एक सेकेंड, अब चलिए, अब ये रिलेशन में डायरेक्ट देखिए, रिलेशन का प्रूफ आपने जब कभी आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया होगा तो रिलेशन का प्रूफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। पर हमेशा याद रखिए बेटा, जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो प्रूफ इज अ जोक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रूफ आपको कभी नहीं याद रखना है, आपको थोड़ी जाके थ्योरी पेपर लिखना है, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ई के और जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा ई और के के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ई और के यानी यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ई इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। अब ये म्यू क्या होता है? तो म्यू को पॉइजन्स रेशो कहते हैं। पॉइजन्स रेशो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एकदम डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए याद रखो म्यू को पॉइजन्स रेशो कहते हैं। और पॉइजन्स रेशो की एकदम बड़ी पिक्चर रहने वाली है। मेरे बच्चे थोड़े से थक गए, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पॉइजन्स रेशो किसका रेशो होता है? तो दो स्ट्रेन का रेशो होता है, लैटरल स्ट्रेन ऊपर, लीनियर स्ट्रेन नीचे। अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। म्यू पॉइजन्स रेशो है, बस फॉर्मूला याद रखो, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये रिलेशन होता है यंग्स और बल्क के बीच में। अब बेटा उसी तरीके से आपका रिलेशन ई और जी के बीच में क्या होता है? यंग्स मॉडुलस और आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ई इक्वल टू 2g इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। ठीक है, कभी भूलने का नहीं, शॉर्ट नोट्स में बना के, अभी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे थोड़ी देर में, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखें। और बेटा इसके बाद एक आखिरी रिलेशन आपको याद रखना है, ई के और जी तीनों के बीच में। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है E इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। क्या होता है? E इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, जिसमें से K होता है आपका बल्क मॉडुलस, G होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और E होता है आपका यंग्स मॉडुलस। तो ये हो गया बेटा रिलेशन बिटवीन E, K एंड G। E इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू, E equal to 2g in bracket 1 plus mu and E equal to 9kg upon 3k plus g। तो ये होते हैं रिलेशन बिटवीन E, K एंड G। और अब बेटा उसके बाद, अब जब हमारे रिलेशंस हो चुके, हमारी सारी चीजें हो चुकी, तो बेटा अब इस लेक्चर से हम लोगों को किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं? तो कुछ इस टाइप के आपको एमसीक्यू आते हैं रिलेशन पे। तो एक एमसीक्यू फटाक से कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक पे हो जाएगा। मुझे पता है आप बोलोगे सर हम थक गए। हाँ बेटा 5 मिनट की बात है। कभी भी याद रखो, एक मेंटालिटी याद रखो, इस दुनिया में जो भी बंदा सक्सेसफुल है वो हमेशा खुद की काउंटिंग कब से करता है? जब वो थक जाता है। बोलने का मतलब, मोहम्मद अली नाम के एक फाइटर थे जो बेटा अभी तक, जिनको कहते हैं ना गोट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते थे। बॉक्सिंग करते थे, और बॉक्सिंग करने के लिए आप सभी लोग जो भी ऐसे आपके प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में हो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो बेटा वो पुशअप्स मारते हैं। अब बेटा मोहम्मद अली साहब क्या करते थे, वो इतने ग्रेट क्यों है? तो बेटा वो ऐसा नहीं करते थे 60 पुशअप 70 पुशअप मारूंगा, वो क्या करते थे, पुशअप स्टार्ट करते थे, और जैसे ही वो थकने लग गए वहां से वो काउंटिंग स्टार्ट करते थे। यानी वो पुशअप मारे जा रहे, जैसे ही आप उनको ऐसे फील हुआ अब मैं नहीं मार सकता, वहां से वो काउंटिंग स्टार्ट करते थे और उसके आगे और बहुत सारे पुशअप मारते थे। इसीलिए हमेशा याद रखो, नेवर गिव अप। उल्टा बेटा आप जब कभी थके वहां से और आप आगे देखो क्या और आप कितना पुश कर सकते हो, तभी आप ऐसे बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को E कहते हैं, E का वैल्यू पूछा है। इफ द पॉइजन्स रेशियो, अभी बोला पॉइजन्स रेशियो को म्यू कहते हैं 0.25, एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी G का वैल्यू दिया है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फटाक से वो रिलेशन यूज कर लो बेटा, E और G के बीच में रिलेशन होता है E इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू।
कैल्सी यूज नहीं करना है। E इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू है 0.25। अगर आपने ये दो को रहने दो बेटा, आप देखो बेटा ये 1.25 है, 1 प्लस 0.25 1.25 80 है और ये 2 है। 80 को 2 से मल्टीप्लाई मत करो, 2 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो। 1.25 को अगर हमने डबल किया, 125 को डबल किया 250 यानी 2.5 हो जाएगा। और 2.5 को अगर आपने 80 से मल्टीप्लाई किया तो इधर देखिए 80 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25 जीरो 20 जीरो हो जाएगा। और अगर मैं 25 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 200 आता है। आप आराम से करो, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200, एक बीच में पॉइंट है तो ये लास्ट जीरो गायब कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 200। और अगर किसी को आराम से करना है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से जाके करना बेटा, है ना। जीरो को मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, एक जीरो दे दिया, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20। एक पॉइंट क्यों दे दिया, क्योंकि लास्ट में एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो ये आंसर आपका 200 आ गया। ठीक है, तो ई का वैल्यू हो गया 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी ये जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन बेटा एसएससी जेई में पूछा था 2018 में, लेटेस्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको एक बात बोली थी कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ये रिलेशन। और ये रिलेशन आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, इसको बार बार हम लोग रिवाइज करेंगे। और बेटा अब कहीं आपको भागना नहीं है, क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो सिर्फ सर अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि बेटा मैं हर लेक्चर के एंड में हमने जितना कुछ पढ़ा है अब उसको हम 5 मिनट के अंदर याद कैसे करेंगे, है ना। डिटेल पढ़ाई तो कर ली, अब डिटेल पढ़ाई करने के बाद उसको याद कैसे रखेंगे, तो यूजिंग शॉर्ट नोट्स। और चलिए हमारे इस लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके शॉर्ट नोट्स फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बेटा स्ट्रेन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बेटा स्ट्रेन। और स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, स्ट्रेन को इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब बेटा उसके बाद अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाए तो सर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके बाद अगर बेटा लैटरल स्ट्रेन आ जाए तो सर लैटरल स्ट्रेन यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, सर चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। लॉजिक बस इतना होता है सर, लेंथ लीनियर होती है, बाकी सब कुछ लैटरल होता है। अब उसके बाद बेटा ये जो 3 मॉड्यूलस है, कोई भी मॉड्यूलस किसका रेशो होता है, तो कोई भी मॉड्यूलस किसका रेशो होता है, तो स्ट्रेस ऊपर और स्ट्रेन नीचे। अब अगर आपने यहां पे ले लिया यंग्स मॉड्यूलस तो नॉर्मल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन, आपने ले लिया बल्क मॉड्यूलस तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर आपने ले लिया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और बेटा कोई भी मॉड्यूलस का यूनिट क्या होता है, तो कोई भी मॉड्यूलस का यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सेम एज स्ट्रेस, या जिसको हम एमपीए भी कह सकते हैं। तो देखिए पढ़ा हमने इतना सब कुछ, पर उसका शॉर्ट नोट्स कितने मिनट में बना, 1 मिनट में, और 20 सेकंड लगेंगे आपको रिवाइज करने के लिए पूरा लेक्चर। तो बस याद रखो शॉर्ट नोट्स बहुत मदद करते हैं बेटा। और कोई भी स्ट्रेन इट हैज नो यूनिट, किसी भी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट एंड इट ऑल्सो हैज नो यूनिट। बस इतना फंडा आप लोग याद रखिए, आप कोई भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। और बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बस एक ही फंडा होता है, पढ़ना एक ही बार है, दिमाग में स्टोर हो जाएगा, बस उसको बार बार याद कैसे करना है, तो शॉर्ट नोट्स के जरिए उसको याद करना है। पिछले लेक्चर में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसके जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसमें ये शॉर्ट नोट्स आप ऐड कर दो। और बेटा और शॉर्ट नोट्स अच्छे से देखने के लिए मैंने खुद के भी शॉर्ट नोट्स आपके अपना जो ऐप है विनीत ट्यूटोरियल उसके अंदर स्टडी मटेरियल में डाले हुए हैं। तो बेटा इस लेक्चर में मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए वो बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर हो चुके हैं, तो फटाक से उसके नोट्स बनाओ। और बेटा अब आप अपना ख्याल रखो,
यहां से मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखो बेटा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।